दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जब जयदीप धनखड़ की, जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, और उन्होंने 21 जुलाई को रिजाइन कर दिया हेल्थ ग्राउंड पे। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया, लेकिन इनका रेजिग्नेशन नहीं था। इनसे बीजेपी ने कहा था कि आप रिजाइन करो, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इनके तो कुछ तेवर बदले हुए थे और ये कांग्रेस के बहुत क्लोज आ रहे थे। अगर इनको यहाँ से निकाला ना होता या अपना जॉब ना छोड़ते तो ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ला सकते थे बीजेपी के लिए और डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते थे। पीएम मोदी जा रहे थे 23 जुलाई को और जाने से पहले अप्रूव कर गए थे कि भाई इनको इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लो, और इनसे कहा तो इन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं था, नहीं तो इनको इनके खिलाफ मोशन चलते और इनको निकाल दिया जाता। और देखिए जो बीजेपी के टॉप लीडर्स थे, पीएम मोदी ने छोटा सा ट्वीट किया, लेकिन ये नहीं कहा कि हमारा बड़ा अच्छा साथ था। अमित शाह ने कुछ नहीं लिखा, राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं किया, इवन जेपी नड्डा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनका कुछ आचरण इस टाइप का था कि बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे चल रहा है सेशन आपका पार्लियामेंट का, और इन्होंने पहले प्लान कर लिया था कि मैं 23 जुलाई को राजस्थान जाऊंगा। आप वहां के चेयरमैन हैं, आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन जहां पे आपको कंट्रोल करना है। और इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया। और पीएम मोदी दूसरी तरफ लंदन जा रहे थे 23 जुलाई को, तो ये भी समझ में आ गया कि इनका कुछ हरकतें दूसरी लग रही। और मैं आपको बता दूं दूसरी बात कि यहाँ पे दो ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं। एक धनखड़ साहब हुए हैं जिन्होंने रिजाइन किया क्योंकि इनके पीछे कुछ ऐसे इश्यू चल रहे थे। दूसरे थे हमीद अंसारी, जो वाइस प्रेसिडेंट तो थे, साथ में नमाज पढ़ने चले जाते थे। तो वहां पे कुछ अपोजिशन के लीडर्स उन्होंने ऑब्जेक्शन की। इवन आपके अखिलेश यादव की पार्टी के लीडर ने, भाई आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, आप वहां के राज्यसभा के चेयरमैन हैं, आप नमाज क्यों पढ़ने चले जाते हैं? तो उन पर बड़ी ऑब्जेक्शन उठाई थी, फिर उन्होंने नमाज पढ़नी बंद कर दी। और ऐसा नहीं है कि अंसारी साहब बड़े खास मुसलमान हैं, बड़े ज्यादा नमाजी हैं, और मैं तो उनके साथ रहा हूँ ईरान के अंदर, शराब भी पीते हैं। उनके फैमिली की कुछ और बातें कहूंगा तो आपको शर्म आ जाएगी जो इनकी एक्टिविटीज होती थी। चलिए उनकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये करते हैं कि ये उनके बारे में एक और भूल गए, वो नेशनल फ्लैग को भी सैल्यूट नहीं मारते थे। सैल्यूट नहीं करते। उनके बारे में मैंने कहा ना अलग से वीडियो बनाएंगे, कभी बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम आने तो वीडियो को, मेरे चैनल को थोड़ा अप्रूव होने दो, फिर उस पर बात करेंगे, क्योंकि मेरे से बेटर कोई नहीं जानता उनके बारे में। अच्छा, और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं है जो रिजाइन किया। इससे पहले वीवी गिरी ने रिजाइन किया था जुलाई 20, 1969 में, लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी पावर में थी और इंदिरा गांधी ने वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना था, तो वीपी सिंह को उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया एज प्रेसिडेंट, और वो छोटे से मार्जिन से जीत गए। उसके बाद कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, कांग्रेस एन और कांग्रेस ओ। फिर एक आर वेंकटरमैया थे, वो भी वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी रिजाइन किया था क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था। लेकिन 20 जुलाई की बात है जब धनखड़ की वाइफ का बर्थडे था, और 20 जुलाई वो दिन है जब बीवी गिरी ने रिजाइन किया था एज वाइस प्रेसिडेंट। उनकी वाइफ का बर्थडे था और पता था इनको कि रिजाइन करने वाले। उसी की रात को उन्होंने एक डिनर होस्ट किया जहां पे राज्यसभा के जितने भी वर्कर्स थे उनको बुलाया, साथ में बुलाया उन्होंने मीडिया के पर्सनल को, टीवी वालों को, और उनको डिनर दिया। और डिनर दिया इन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे पे। भाई आपने अपनी वाइफ का बर्थडे बनाना तो अपने खर्चे पे करिए। इससे पता चलता है कि आदमी का एटीट्यूड क्या है, कितना नेशनलिज्म है और कितना ईमानदार है। मैं इनकी ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 31 मंडे जुलाई 21 को यहाँ पे लोकसभा के अंदर डिस्कशन हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। यहाँ पे राहुल गांधी आए और उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। लेकिन उस टाइम पे ओम बिरला ने कहा कि आप इस टाइम पे डिस्कशन मत करो, ये जो इशू है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आपको डेट देंगे, आज शाम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके आपको डेट दी जाएगी, वहां पे पूरी डिस्कशन करो। दूसरी तरफ राज्यसभा के अंदर खड़गे साहब खड़े हो गए और उन्होंने वहां पे नियम के बारे में बात करनी थी, लेकिन बात करने लगे ऑपरेशन सिंदूर, बाकी इश्यूज के बारे में। लेकिन खड़गे साहब को आपके वाइस प्रेसिडेंट ने रोका नहीं, बोलने दिया, जबकि वो उल्लंघन कर रहे थे सिस्टम्स का। तो उस टाइम पे जेपी नड्डा खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी आप कैसे बोल सकते हो इसके ऊपर। अल्टीमेटली धनखड़ को इंटरवीन करना पड़ा और उनको स्टॉप करना पड़ा। तो बीजेपी को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी चाल चल रही है यहाँ पे कुछ, और इनका कुछ आस पास आपस में साठ गांठ है बीजेपी, कांग्रेस और धनखड़ की।
और बीजेपी की वैसे भी इनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही थी कि ये धनखड़ साहब के कुछ एक्टिविटी चल रही है, बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों से चुपचाप मिल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक इशू लोकसभा के अंदर आना था, वो था जो जस्टिस वर्मा का 163 एमपी ने वहां पे नोटिस दिया, ज्यादातर अपोजिशन के एमपी थे, इसको डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस होना था इसको। और उसके बाद इस इशू को राज्यसभा में रेज किया गया, 63 अपोजिशन के एमपी ने इस इशू को रेज किया, यहाँ पे डिस्कशन हो। धनखड़ को पता था कि इशू लोकसभा में आ चुका है, क्योंकि अगर यहाँ पे इम्पीचमेंट का केस चलता है तो जहां पे पहले स्टार्ट हुआ वहां पे केस स्टार्ट होगा। लेकिन धनखड़ साहब यहाँ पे गेम खेलने लग गए थे, पहले लोकसभा में आया था, राज्यसभा में बाद में आया, लेकिन इनके पास क्या होता है, इम्पीचमेंट के बाद एक कमेटी फॉर्म की जाती है, या तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं या राज्यसभा के स्पीकर करेंगे या चेयरमैन करेंगे। उसके अंदर ये एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का, और साथ में एक आपका लीगल की तरफ से आदमी होता है। धनखड़ साहब के कुछ लिंक चल रहे थे कपिल सिब्बल के साथ, मतलब धनखड़ साहब चाहते थे कि उनको इसका कंट्रोल मिल जाए और एक कमेटी फॉर्म कर दे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लॉयल्टी बीजेपी के साथ नहीं होगी, जिनकी कांग्रेस के साथ होगी। कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, किसी की बीजेपी के साथ न्यूट्रल आप अलायंस हो सकती है या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और सिब्बल साहब को तो आप जानते हैं, सिब्बल साहब तो सारे टेररिस्टों का केस लेते हैं, सारे एंटी नेशनलों का केस लेते हैं। तो अगर ये होता तो यहाँ पे एक इशू बन जाता, एक क्राइसिस आ जाता, क्योंकि अगर धनखड़ साहब मोशन को आप अवॉइड करके यहाँ पे कमेटी फॉर्म कर देते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता सबके लिए। और एक साथ एक केस चल रहा था शेखर यादव के खिलाफ, जो जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वहां पे भी कुछ बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग शोर मचा रहे थे, क्योंकि शेखर यादव एक आरएसएस के फंक्शन में बोल रहे थे, वो अपने हाई कोर्ट पे नहीं बोल रहे थे। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कुछ कमेंट्स दिए, तो उसके बारे में कांग्रेस वालों को बहुत चिंता थी कि भाई ये कैसे जा सकते हैं कि अपने कांग्रेस के बारे कोई सनातन के बारे में बोलने के लिए। भी देखिए हिंदू हैं, हिंदू बात करेंगे। आप देखिए पिछले जो चीफ जस्टिस थे वो भी चले गए थे मंदिर, मोदी साहब के साथ उन्होंने अपने फंक्शन मनाए थे, लेकिन धनखड़ साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे। और धनखड़ साहब जो आपका केस था जस्टिस वर्मा का, उसके साथ इनका केस भी लाना चाह रहे थे, जबकि ये केस इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। और उन्होंने पूरी सफाई दी है, जो मैंने कमेंट दिया है मैंने कोर्ट में नहीं दिए, मैंने बाहर दिए। और यहाँ पे इम्पीचमेंट का केस इनके साथ नहीं चल सकता, इनके साथ होता तो छोटी मोटी बात हो सकती थी, इनको वार्निंग दी जा सकती थी, लेकिन धनखड़ साहब उनको भी साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे इशू चल रहे थे जिसकी वजह से कुछ बीजेपी के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन अब एक और बात कर ले, फाइनल कर ले, फिर आपसे बात डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे कौन आदमी, बीजेपी इस टाइम पे तैयार हो चुकी है किसको उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। एक सबसे ऊपर नाम आया राजनाथ सिंह का, कि राजनाथ सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन राजनाथ सिंह इनको पहले भी ऑफर किया गया था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, तो उम्मीद है कि राजनाथ सिंह इस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ये भी चाहती है कि अगर राजनाथ सिंह वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो उसके बाद जो सबसे सीनियर मिनिस्टर होंगे वो होंगे अमित शाह। तो ये भी एक इशू था। दूसरा नाम आया जेपी नड्डा का, कि जेपी नड्डा को बना दिया जाए, लेकिन जेपी नड्डा एक तो बीजेपी के स्टेम पे प्रेसिडेंट है और साथ में 2 मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं, तो उनके भी चांसेस कम है बनाने के लिए। तीसरा नाम आ रहा है नीतीश कुमार का। अगर नीतीश कुमार का नाम आता है तो नीतीश कुमार तो कह भी रहे थे कई बार उनका कि मैं पॉलिटिक्स को से छोड़ना चाहता हूँ और मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से आकर के मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन क्या नीतीश कुमार मानेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उनकी नजर है प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर। तो हो सकता है नीतीश कुमार मान जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अगर जब तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम है तो वहां पे बीजेपी अपना सीएम का कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकती, तो ये प्रॉब्लम है। तो नीतीश कुमार आप समझते हैं, सारी बातें समझते हैं, और लेकिन दूसरी बात ये आ रही है कि बीजेपी चाहती है बिहार से किसी को चुना जाए। और चौथा नाम जो आ रहा है और जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है आरिफ मोहम्मद खान का, जो इस टाइम पे गवर्नर है बिहार के। उनका नाम फाइनलाइज हो सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए आपको पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, उसकी पूरी कमिटमेंट होनी चाहिए नेशन की तरफ। आप हमीद अंसारी जैसे आदमी को बिठा नहीं सकते। तो आरिफ मोहम्मद खान पूरी तरीके से इंडिया से अलाइंड है और मुस्लिम चेहरा है उनका, तो उनका नाम हो सकता है। तो ये सारी ऑप्शन है। तो हम आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सारी की सारी डिटेल पहले बता दूं, स्टोरी क्या है वो बता दूं, फिर उसके बाद आपके कमेंट्स देंगे, फिर हम पूरा डिस्कस करेंगे इस केस को। हाँ उदय जी, आप बताइए। उदय शंकर पानी को आप जानते हैं। उदय शंकर पानी जाने माने फिगर है बॉलीवुड के अंदर, और बहुत से प्रोग्राम के अंदर इनका पार्टिसिपेशन होता है। बहुत सी फिल्में बनाई है इन्होंने, बहुत से इन्होंने कंपनियों के लिए काम किया है।
फॉरेन के मीडिया के अंदर भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी फॉरेन की इंडिया के अंदर फिल्म बनती है उसके अंदर उदय शंकर का नाम तो होना एक पॉसिबिलिटी है, इनकी जरूरी है। तो उदय शंकर पानी जी, आप बताइए, आप क्या सोचेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सूद साहब, ये काफी जबरदस्त ड्रामा हुआ है, लेकिन जो आपने प्रोबेबिलिटीज बोली, उसमें नंबर 4 आई वुड लाइक टू कीप इट ऑन टॉप, आरिफ अहमद खान, जिन्होंने टाइम एंड अगेन अपने स्टेटमेंट और अपनी नॉलेज के साथ जो भी कहा है, बहुत ही मतलब वाली बात कही है। आई थिंक ही विल बी अ गुड चॉइस, और बिहार के लिए, इलेक्शन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहेगा। सर, आज तक तो ऑपोजिशन और स्पेशली कांग्रेस हमारे धनखड़ साहब की जान के पीछे पड़े हुए थे। आज अचानक उनके हिमायती हो गए, आज अचानक उनकी इतनी तारीफें कर रहे हैं, उनके बारे में बेचारे कंसर्न्ड हैं। तो डेफिनेटली कोई एक षड्यंत्र रचा गया है हिंदुस्तान में मोदी जी के खिलाफ, और ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में किसी का कि भाई कोई ऐसी बात सोचे आज के डेट में। ये डेफिनेटली देयर इज अ फॉरेन हैंड जिसने ये षड्यंत्र के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये गेम क्या है, ये हिंदुस्तान की तख्ता पलटने का गेम है। अब बीच में देखिए वो 75 इयर्स वाला भी कुछ एक फुलतरू चढ़ आ गया था ऐसे कि मतलब मोदी जी को अभी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो अभी 73 74 के होगा, वो 75 के आगे नहीं। फिर उसके बाद ये चल रहा है, एंड धनखड़ साहब हु वाज वेरी वेरी लॉयल टू द कंट्री, आई वुड से, मैं नहीं बोलूंगा किसी पार्टी के लिए लॉयल थे, बट बड़े समझदार आदमी थे। अचानक उनको क्या हो गया कि वो भी स्टार्टेड गिविंग ए लॉन्ग रोप टू द ऑपोजिशन। तो आई थिंक जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है उसने जरा अंडर एस्टिमेट किया है हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और मोदी जी की चाणक्य नीति को। हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंट लोग ऊपर बैठे हुए हैं, डोभाल साहब बैठे हुए हैं, अमित शाह जी बैठे हुए हैं, अमित शाह जी की मैं एक बताऊं आपको बात, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। वो हर एक के ऊपर नजर रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसपे वो शक नहीं करता वाला। तो उनके पास सारी खबर है। नेचुरली उनके पास कोई खतरनाक खबर आई जिसकी वजह से उन्होंने ये ड्रामेटिक स्टेप लिया कि भैया पार्लियामेंट तो शुरू हो गया, और नो वे ये जो सिनिस्टर गेम हमारे वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू जो खेली जा रही है उसको कुछ भी ढीली रूप दी जाए। एंड immediately, suddenly, Mr. Dhankar had to withdraw after proper briefing, after proper instructions. And ये जो गेम, ये जो षड्यंत्र रचा गया था उसको किस तरह से लपेटा गया है। So it is very dramatic, and जो भी होगा सर, हमारे मोदी साहब तो ऐसे हैं कि हर विपदा को एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं कि आज की जो आई है विपदा, आपके जो ड्रामेटिक टर्न आया है, डेफिनेटली इज गोइंग टू टर्न इट टू द एडवांटेज ऑफ हिज पार्टी एंड हिमसेल्फ। देखिए, दूसरी बात पता है उधर क्या आती है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, आप बैठे हैं वहां पे एज वाइस प्रेसिडेंट, आप रूल्स को कैसे वायलेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से खड़के से आपको बोलने दे सकते हैं, किस तरीके से आप जब एक बिल पास, जब एक मोशन पास हो रही है लोकसभा के अंदर, वहां पे इम्पीचमेंट का ऑर्डर पास होने की बात हो रही है, तो आप कैसे उसको सुपरइम्पोज कर सकते हैं। वहां जहां पहले जाएगा वही जाएगा, लेकिन ये उसको ओवरटेक करना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि जो एक 3 मेंबर कमेटी पे जाया जाए वो खुद बनाए, और इनकी जिस तरीके से सिब्बल साहब से बात थी या कुछ और लोगों से बात थी, जैसे कांग्रेस से बात थी, एक ये तख्ता पलट, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक टर्म की, तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशनली। दिक्कत हो जाती बीजेपी को, क्योंकि आप एक तो जो आपके जो यादव साहब हैं, जो जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, जबकि आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि जब जज की पोस्ट सीट पे तो कुछ कहा नहीं, अपने हर एक के पर्सनल विचार होते हैं, और उनसे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, सफाई मांगी तो उन्होंने दे दी सफाई।
तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुझे इनको कुछ कहना है कि नहीं कहना। तो उसके बाद क्या किस तरीके से आप वायलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप खड़के साहब को बोलने की परमिशन दे सकते हैं। इससे पहले फिर आप वहाँ पे सीट पे बैठे हैं और यहाँ पे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसको छोड़ के आप कहते हैं मैं तो छुट्टी बनाने जाऊँगा राजस्थान के अंदर। आप जब सेशन नहीं होता तो जाइए, कौन आपको रोकता है? लेकिन उस टाइम पे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आप आपके जो रेजिग्नेशन की रात को, उससे एक दिन पहले रात को आप डिनर होस्ट करते हैं। सारे राज्यसभा के जो मेंबर्स लोग हैं, जो उसके एम्प्लॉइज हैं और मीडिया के पर्सन हैं, किस लिए डिनर दे रहे हैं? अपनी वाइफ का बर्थडे मना रहे हैं, कोई बात नहीं मनाइए, लेकिन अपने पैसों से मनाइए ना। आप गवर्नमेंट का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर आप इतने ईमानदार हैं, इतने आप सिस्टम को जानते हैं, वकील भी हैं आप, तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूल गए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी ले रहे हैं, यानी कि आप अपोजिशन से मिलकर साजिश चला रहे हैं। साजिश चलाना आपका काम नहीं है। आप गेम खेलना चाहते हैं, खेलिए, लेकिन आप पॉलिटिशियन होंगे तो खेलिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठ के आप गेम कैसे खेल सकते हैं? तो बहुत से क्वेश्चन है इनके बारे में। और जैसे आपने बात की कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन हो, और मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि जो सबसे बेस्ट आदमी लगता है वो लगता है आपका आरिफ मोहम्मद खान। और मैं बता दूं, आरिफ मोहम्मद खान की जब यहाँ पे जनता गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम पे आरिफ मोहम्मद खान बड़े एक्टिव थे, साथ में अरुण नायडू थे इनके साथ, साथ में मेनका गांधी, ये तीनों थे जनता पार्टी के। और ये तीनों के तीनों लोग रात को मीटिंग किया करते थे। मतलब इनकी जो पॉलिटिशियन की मीटिंग होती है दिन को छोड़ करके रात को 12, 1, 2 बजे तक होती है। और इनके साथ मेरा एक फ्रेंड था, मेरा कुलीग भी था, उसको डिप्लॉय कर दिया था आरिफ मोहम्मद खान के साथ कि भाई आप इनके प्राइवेट सेक्रेटरी बन के रहो। उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरा खास दोस्त की बात कर रहा हूँ, और वहां में था वो। तो इनके साथ वो जाया करता था, ये मीटिंग होल्ड करते तो वो दूर बैठ के, और बेसिकली सिक्योरिटी जो इनकी मिली होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाता था क्योंकि रॉ का आदमी था। तो वो इनकी तारीफ बहुत करता था कि ये बातें करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, यानी कि नेशनलिज्म की बातें करते हैं। डिफरेंसेस आपके किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान इस टाइम पे बेस्ट चॉइस होगी अगर उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। बाकी मोदी साहब ने तो बहुत कुछ सुना ही होगा। जब मोदी साहब वापस आएंगे 26 जुलाई को अपना प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो मोदी साहब ने सारी तैयारी कर ली होगी, किसका नाम सिलेक्ट करेंगे, किसको चुनेंगे, और जो भी होगा बेस्ट होगा। देखिए इससे पहले मोदी साहब चाहे लंदन में हैं इस वक्त, नजर यहाँ पड़ी हुई है उनकी। ही इज कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, एंड आई एम श्योर ये जो इंस्ट्रक्शन उनको दी गई वाइस प्रेसिडेंट को कि भाई आप कहिए कि आप बीमार हेल्थ इशू की वजह से छोड़ रहे हैं, दिस इज ऑन इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और देखोगा ना, एक हमारे गवर्नर थे JNK के, उनका केस भी आपने सुना होगा। उनको JNK का गवर्नर बनाया गया और जाट लीडर थे वो, यूपी के, खास उनकी फॉलोइंग नहीं थी। लेकिन उसके बाद वहां पे हेरा फेरी करने लग गए, कुछ उनकी करप्शन के चार्जेस की कंप्लेंट आई, तो उनको समझाया गया कि आप फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर करप्शन का काम ना करिए, आप गवर्नर की पोस्ट को संभाल के रखिए। उन्होंने फिर बाज नहीं आए, उनको हटा करके दूसरे स्टेट में भेज दिया गया। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसी बातें की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के आदमी को करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी जो पुलवामा अटैक हुआ था इसमें बीजेपी का हाथ है, जबकि मैं तो रहा हूँ कांग्रेस, मैं तो रहा हूँ राव के अंदर, मैं तो जानता हूँ, लोग भी जानते हैं किसका हाथ है, कौन था। लेकिन वो जान पूछ करके ऐसी बातें की। और जब यहाँ पे CBI का केस खुला उनके सामने, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ICU में एडमिट हो गए, हालत खराब हो गई उनकी। आप करप्शन करते हैं, उसके बाद ऐसी बातें करते हैं। तो धनखड़ साहब ने अपनी पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको इग्नोर किया और आप करप्शन की तरफ भी चले गए। करप्शन चाहे हो 1 पैसे की, चाहे हो 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ की, सब एक बात है। आप अपने पैसे से खिलाइए, कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट के पैसे से लोगों को खाना खिला रहे हो। और जब ऐसी पार्टियां होती है तो खाना तो लेविश होता है। वो भी आप एक दिन पहले, इनको पता था 20 जुलाई को कि इन्होंने रिजाइन करना है, लेकिन फिर भी खाना किया और किया। मतलब बेसिकली अपने आप को एक सेंड ऑफ पार्टी दी उन्होंने। हाँ बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, नहीं? चलिए सर, ओके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और फिर वापस सर जाने से पहले याद दिला दूं कि हमारे इस चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ कमेंट आता है या आपको कोई अच्छी चीज लगती है तो हमसे पूछिए, और नहीं भी अच्छी लगती तभी भी आप कमेंट करिए, टू हेल्प अस मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड गिव यू इंफॉर्मेशन which usually people don't know, that and that is what makes our program very interesting.
हाँ सर, जय बहुत बहुत हिंद। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय